हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल ऐसे हैं जो कि पहले भी बहुत बार पेपर में आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो भारत की प्रथम ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1985 या फिर 1986। तो देखिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है कौन सी। तो इसका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आप लोगों से सेम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है एंड किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर में इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए बाकी की ओपन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज? सो वैधानिक निकाय इनमें से कौन से नहीं है? ओके, सो वैधानिक निकाय की लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, हमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है नैक। नैक की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एनएमसी। एनएमसी का मतलब क्या होता है? एनएमसी का मतलब है नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। आपने ये याद रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टैब्लिश किया जाता है। सो नैक को नहीं किया गया है, एनएमसी को किया गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हमारे पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब ऑप्शन देखेंगे तो A एंड C हम लोगों को मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट है NCTE। It stands for National Council for Teacher Education Act 1993। तो ये आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The Michael Sadler Commission was constituted to study the problem of. So Sadler Commission के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था. ये कमीशन किस के लिए स्पेशली बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन इन इंडिया? ओके, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का क्या कार्य है? इसको इंडिया में क्यों बनाया गया था? ऑप्शंस गिवन है आपके सामने. पहला ऑप्शन बोलता है टू एनकरेज विमेन्स मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, महिला आंदोलनों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं. सेकेंड है टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही थी उनको यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये बनाया गया था. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो ए नहीं है हमारे पास आंसर, तो हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे ऑप्शंस को. टू इम्प्रूव वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन विमेन एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है. ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि महिला शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना ही इनका एक पार्ट था. बिल्कुल सही. अगला है टू पीरियोडिकली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ विमेन एजुकेशन, कि प्रगति हो रही है विमेन एजुकेशन में, उसका समय समय पर मूल्यांकन करना, उसका ध्यान रखना कि कहीं ये चीजें लो लेवल पर तो नहीं जा रही हैं. तो ये भी एक विमेन एजुकेशन इन इंडिया का ही मेजर फंक्शन था. लास्ट ऑप्शन है डिस्करेज सेमिनार्स एंड सर्वेज दैट इफेक्ट विमेन एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, तो डिस्करेज करना तो बिल्कुल भी किसी एजुकेशनल पॉलिसी का काम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है. तो सही आंसर क्या आ गया? बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 here is the correct answer. Okay. So इसी के साथ next question is, what is the apex institution in the area of training educational planners and administrators? So educational planners और administrators के लिए apex institution है जिसका नाम है NIEPA. So देखिए ऑलरेडी हमने NCERT, NCTE यानी कि ऑप्शन 1 और 2 के फुल फॉर्म पढ़ ली थी. NIEPA क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यही चीज है जो एज इट इज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2023 which of the following has been ranked by best college in the country as per NIRF, that is National Institutional Ranking Framework. So last NIRF का डेटा 2023 में आया था, जिसके हिसाब से कंट्री का बेस्ट कॉलेज बना था मिरंदा हाउस दिल्ली. 2018 में भी यही कॉलेज था और सेम क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, NIRF क्या करता है, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हर साल रैंक देता है. अब जैसे यहाँ पर कॉलेज है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर मैनेजमेंट की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंजीनियरिंग की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी, या फिर ओवरऑल कैटेगरी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी. तो ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है. एंड उसकी लिस्ट ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ. अभी मैंने आपको लिंक बताया, नाम बताया, ज्वाइन कीजिए और वहां से देख लीजिए. आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The country which has the highest number of higher educational institute is what? So सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में ही हैं. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म. ओके, सो देखिए साहित्यिक चोरी के ऊपर यूजीसी ने 2018 में एक पॉलिसी बनाई है, एक रेगुलेशन बनाया है जिसका नाम ही यूजीसी रेगुलेशन 2018 फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म है. ओके, इसमें बोला है कि which among the following similarities would constitute level 3 plagiarism. इसमें डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं प्लेजरिज्म के. सो आपसे पूछा गया है कि लेवल 3 प्लेजरिज्म के क्या क्या परसेंटेजेस हैं. सो इसकी सही परसेंटेज आपके सामने है 63% एंड 71%. सो इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म है, उनको आप लोगों ने पढ़ लेना है. ओके, अगर वो चीजें नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर एक ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन in a country like India depends on availability of resources and other financial implications. So ये बोल रहा है कि भारत जैसे कंट्री में अगर उच्च शिक्षा को फाइनेंस देना है, यानी कि वित्त यानी कि पैसे से रिलेटेड कुछ मदद करनी है, फाइनेंशियल चीजें देनी है, तो उसमें कितने उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, ये जरूरी होता है. और अन्य फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस यानी कि अन्य वित्तीय
निहितार्थों पर ये सब चीजें निर्भर करती है कि कितना फाइनेंस उनको देना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय सेकंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूजीसी को बदल दिया जा रहा है कमीशन से हायर एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके अंदर 4 वर्टिकल्स हैं। तो इसको स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि HECI के अंदर जो सेकंड वर्टिकल है ग्रांट काउंसिल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करवाना। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Arrange the following universities in chronological order of their establishment year. So देखिए हर एक यूनिवर्सिटी कब बनी थी, किस चीज के लिए फेमस थी, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आया था। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यहीं से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देन वी हैव 1916 में मैंने अभी बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन वी हैव तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड फोर्थ नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे मैंने बताया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये 1887 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैंने दे दिया आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन मुझे कॉमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा, आपकी भी रिविजन हो रही है एंड बाकी के स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प कर रहे हो। तो ये इसलिए मैं होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो ये आंसर मिल गया आप लोगों को। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन जरूर पसंद आए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ ऐसी ही सीरीज को, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।